नमस्कार दोस्तों। मेरे काफ़ी पेशेंट्स मेरे को बोलते हैं, सर आप टेक्ट्रा इम्प्लांट को अच्छा बोलते हो और कुछ और डॉक्टर्स कहते हैं टेक्ट्रा इम्प्लांट अच्छा नहीं है। तो हम काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं कि हम कौन सा इम्प्लांट करें। तो देखिए, मैंने 2 वीडियोस बनाए थे टेक्ट्रा और रिजिकॉन के कंपैरिजन में, जिसमें सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको समझाया था हार्डनेस के बारे में, बेंडिंग के बारे में, सारा कुछ, और बताया था कि टेक्ट्रा इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कुछ और वीडियोस में अननेसेसरी गलत इन्फॉर्मेशन देके आप लोगों को कंफ्यूज करा जा रहा है। तो उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए ही मैंने ये वाला वीडियो बनाया है। मैं आपको बारीकी से बताऊंगा टेक्ट्रा और रिजिकॉन का फ़र्क, जिससे आपको और क्लियर होगा कि टेक्ट्रा इम्प्लांट रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट से काफ़ी बेटर है। मैं डॉक्टर आशीष सर्वाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से आज आपको रिजिटेन और टेक्ट्रा इम्प्लांट की फुल डिटेल्स डिस्कस करूंगा। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इन दोनों इम्प्लांट्स की हार्डनेस के बारे में बताऊंगा, इनके साइजेस के बारे में और इनकी फिटिंग के बारे में बताऊंगा। ये टेक्निकल डिटेल्स हैं, लेकिन आप लोगों को चीज़ समझाने के लिए बतानी पड़ेंगी। एंटीबायोटिक कोटिंग के बारे में बताऊंगा और वारंटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये डिस्कशन शुरू करने से पहले आइए हम दोनों इम्प्लांट्स को पास से देखें। तो इन दोनों इम्प्लांट्स को आप पास से देखिए। ये दोनों टेक्ट्रा इम्प्लांट्स हैं और ये दोनों रिजिटेन इम्प्लांट्स हैं। आगे से शुरू करते हैं। सबसे पहले आगे की जो टिप है ये तो आपको फील करनी पड़ेगी। आगे की जो टेक्ट्रा की टिप है ये सॉफ्ट है और राउंड है। राउंड तो आपको दिख रहा है, सॉफ्ट जो है वो आपको फील करना पड़ेगा। जो मेन इम्प्लांट है उससे ये जो टिप है वो थोड़ी सॉफ्ट है। वो सॉफ्ट इसलिए ताकि एक तो सेक्स में कंफर्टेबल लगे पेशेंट को भी, उसके पार्टनर को भी, और दूसरा इम्प्लांट डालने के बाद इरोजन के चांसेस कम होते हैं अगर टिप सॉफ्ट होती है। जो रिजिटेन का इम्प्लांट है इसका एक तो टिप थोड़ी पॉइंटेड है, दूसरा ये वाली हार्डनेस इम्प्लांट की और ये वाली हार्डनेस बिल्कुल सेम है। मतलब कि जो टिप है ये सॉफ्ट नहीं है, ये हार्ड है। तो इससे इरोजन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, इस इम्प्लांट में लेज़र से सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लेज़र से बॉस्टन साइंटिफिक का इम्प्लांट है टेक्ट्रा, तो बॉस्टन साइंटिफिक इम्प्लांट के ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ लिखा है रिजिटेन या रिजिकॉन या कुछ नहीं लिखा, प्लेन इम्प्लांट है बिल्कुल। नेक्स्ट, सीरियल नंबर। सीरियल नंबर एग्जैक्ट सीरियल नंबर है जो आपके वारंटी कार्ड में भी होता है। तो आप ये वाला इम्प्लांट और साथ में वारंटी कार्ड दोगे तो इमिजिएटली आपको नया इम्प्लांट मिल जाएगा। इस इम्प्लांट में कोई सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ, कोई पता नहीं कि रिजिकॉन है कि कोई फलाना इम्प्लांट है कि ढिमका इम्प्लांट है, कोई सा इम्प्लांट है, कुछ नहीं लिखा हुआ। ना रिजिकॉन का नाम है ना कोई सीरियल नंबर है। नेक्स्ट, मार्किंग्स। ये देखिए लेज़र मार्किंग्स हैं। जब हम पेशेंट की पिनाइल लेंथ मेजर करते हैं अंदर से, एग्जैक्ट लेंथ हम लोग इम्प्लांट के ऊपर मार्क करके उसको कट कर सकते हैं टेक्ट्रा इम्प्लांट में। रिजिकॉन इम्प्लांट में कोई मार्किंग नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो एक मेजरिंग टेप अलग से लेते हैं। सपोजिंग किसी का 15 सेंटीमीटर है तो उसको 15 सेंटीमीटर किया, साथ में इम्प्लांट को रखा और उसको 15 सेंटीमीटर कट करके अंदर डाल दिया। लेकिन इसके अंदर अगर 15 सेंटीमीटर होगा तो ये यहाँ पे पता चल जाएगा और उसको हम एग्जैक्टली काट सकते हैं। हमारे को एक अलग से रूलर की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी साइजिंग जो है काफ़ी परफेक्ट होती है। तो अभी हमने तो पॉइंट्स डिस्कस भी नहीं करे कि हार्डनेस किसकी ज़्यादा है, या साइजिंग में कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं, कि वारंटी में कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं, कि कोटिंग है कि नहीं है। फिर भी आप देखिए दोनों इम्प्लांट्स में देखने से भी टेक्ट्रा इम्प्लांट की क्वालिटी बेटर लग रही है। इसमें कोई मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, अंदाजे से है। टिप भी हार्ड है, इसकी टिप सॉफ्ट है। तो ये सब काफ़ी बेटर पॉइंट्स हैं टेक्ट्रा के। तो जब हम इम्प्लांट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो मैं पेशेंट के लिए देखता हूँ वो है इम्प्लांट की हार्डनेस। वो इसलिए क्योंकि जब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, आप सेक्स नहीं कर पा रहे, तो आपको ऐसा इम्प्लांट करना चाहिए जिसकी हार्डनेस अच्छी होए और आप सेक्स अच्छी तरह कर पाओ बिना किसी प्रॉब्लम के। जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है इसकी हार्डनेस काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसको ऐसे बेंड करेंगे तो खुद फील करेंगे, जैसे मेरे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, मैं उनको फील कराता हूँ ऐसे आगे एक्सियल प्रेशर देके कि इसकी हार्डनेस काफ़ी अच्छी है टेक्ट्रा की। रिजिकॉन इम्प्लांट की इतनी हार्डनेस नहीं है। अब देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ तो ऐसे बेंड हो रहा है। स्पेशली लंबे पेनिसेस के अंदर टेक्ट्रा की हार्डनेस, या बहुत पतले पेनिसेस में जब हम छोटे साइज का इम्प्लांट डालते हैं तो टेक्ट्रा की हार्डनेस बहुत अच्छी होती है, रिजिकॉन की इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर कोई मेरे को बोले कि मैं रफ सेक्स करना चाहता हूँ, अग्रेसिव सेक्स करना चाहता हूँ, वुमेन ऑन टॉप पोजीशन करना चाहता हूँ, या मैं एनल सेक्स करना चाहता हूँ, मेरे को ऐसा इम्प्लांट दीजिए जो कभी बेंड ना होए और अच्छी तरह मैं सेक्स कर पाऊँ, तो उन पेशेंट्स को मैं हमेशा टेक्ट्रा इम्प्लांट ही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसकी हार्डनेस रिजिकॉन से बेटर है। नॉर्मल
सेक्स के लिए आपको इतनी हार्डनेस होनी चाहिए कि जब आप पेनिस को 1 पाउंड वेट से ऐसे दबाओ तो पेनिस बेंड नहीं होना चाहिए। जब हम 2 टेक्ट्रा इम्प्लांट्स को साथ में रखते हैं तो अगर हम 6 पाउंड वेट भी हम डालेंगे तो ये इम्प्लांट बेंड नहीं होएगा। तो टेक्ट्रा की इम्प्लांट जो नॉर्मल इरेक्शन है उससे भी 5 गुना ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा 3 पॉइंट्स और हैं जो अक्सर पेशेंट्स सोच के टेक्ट्रा इम्प्लांट लगाने से डरते हैं। एक तो क्या हमारे को साइजिंग में तो प्रॉब्लम नहीं होगी टेट्रा इम्प्लांट लगाने से। दूसरा पॉइंट, इसकी तो एंटीबायोटिक कोटिंग ही नहीं है। तीसरा पॉइंट कि टेट्रा इम्प्लांट की वारंटी कम है। तो इन तीनों पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, साइजिंग। तो देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टेक्ट्रा के साइजेज़ हैं वो 3 साइज़ होते हैं, 9.5 मिलीमीटर, 11 मिलीमीटर और 13 मिलीमीटर। कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि टेक्ट्रा का लोएस्ट साइज़ 9 है, गलत है। इसका जो लोएस्ट साइज़ है वो 9.5 है। तो 9.5, 11 और 13 ये 3 साइजेज़ हैं। तो ये देखिए टेक्ट्रा का जो लोएस्ट साइज़ है, आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ स्पेशली डब्बा ला के, ये 9.5 मिलीमीटर है। जैसे कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि 9 मिलीमीटर, वो गलत है। 9.5 इज़ द करेक्ट लोएस्ट साइज ऑफ टेक्ट्रा इम्प्लांट। तो जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है उसके 3 साइजेज़ हैं, 9.5, 11 और 13। और जो रिजिटेन इम्प्लांट है उसके जो साइजेज़ हैं वो है 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए, ये जो साइजेज़ हैं ये इम्प्लांट की मोटाई होती है। तो जैसे अगर मैं 9.5 मिलीमीटर बोल रहा हूँ तो वो इम्प्लांट की मोटाई है। मैंने कितने पेशेंट्स को टेक्ट्रा इम्प्लांट लगाया है, उनको ये वाले 3 साइज़ लगाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई है वो मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूँ। ये जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ ये काफ़ी टेक्निकल चीज़ है, जो हम इम्प्लांट सर्जन्स को, जो हम स्पेशलाइज इम्प्लांट सर्जन उनको ही पता है। इवन जनरल डॉक्टर्स को ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए कि साइज़ कितना इंपॉर्टेंट है और हम कैसे करेक्ट साइजिंग करते हैं, डायग्राम बनाना और दिखाना ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। तो आपको नॉर्मल पीनस के बारे में बताता हूँ। ये यूरिन पैसेज होता है, ये ग्लांस है, ये पीनस है। इस पीनस में 2 कॉर्पोरल बॉडीज़ होती हैं, एक ये वाली, एक ये वाली। ये दोनों कॉर्पोरल बॉडीज़ होती हैं जिसमें टिश्यू होता है, ब्लड सप्लाई होती है, और जब इरेक्शन आती है तो इसके अंदर ब्लड आता है और ये फूलती है और इरेक्शन आता है। अब अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुए तो हम क्या करते हैं, इन्हीं कॉर्पोरा को कट करके इसके अंदर इम्प्लांट्स लगाते हैं। एक इम्प्लांट यहाँ लगा देते हैं, एक इम्प्लांट यहाँ लगा देते हैं। तो एम हमारा ये होता है कि इम्प्लांट पूरा अच्छी तरह फिट आ जाए, और इतना ही फिट आए कि जो नॉर्मल कैवर्नस टिश्यू है, जो ये वाला टिश्यू है नॉर्मल जिसमें ब्लड सप्लाई आती है, वो डैमेज ना होए। क्योंकि ये वाला जो टिश्यू है ये इम्प्लांट को सपोर्ट करेगा, और जो नेचुरल इरेक्शन आती है वो भी इसी कैवर्नस टिश्यू से आती है। अब एक और कंडीशन देखिए, ये यूरिन पैसेज है, ये ग्लांस है, ये पीनस है। अब कोई इम्प्लांट लगाता है, उसमें उसने ये कट किया और एक इम्प्लांट लगाया, बिल्कुल मोटा सा इम्प्लांट लगा दिया जो बिल्कुल इसको फिट कर रहा है। इस कंडीशन में कोई कैवर्नस टिश्यू नहीं है, जो नॉर्मल टिश्यू है वो पूरा डैमेज हो चुका है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होएगी, एक तो जब सर्जरी हो जाएगी पेशेंट को ज़्यादा भारी लगेगा, पेशेंट को ज़्यादा पेन होएगी। दूसरी बात, नॉर्मल कैवर्नस टिश्यू जिसमें ब्लड सप्लाई आती है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, पेशेंट की कोई नेचुरल इरेक्शन नहीं आएगी और इम्प्लांट को कोई सपोर्ट नहीं है, थोड़े टाइम में इम्प्लांट इरोड होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये होता है अगर पेशेंट को ओवरसाइज्ड इम्प्लांट डालें। काफ़ी कंडीशन में जब इतना टाइट इम्प्लांट होता है वो पूरा पहुंचता ही नहीं है, यहाँ तक पहुंच के रह जाता है। तो पूरा जब इम्प्लांट नहीं पहुंचेगा तो आगे का ग्लांस जो है वो फ्लॉपी रहेगा। तो इसलिए करेक्ट साइजिंग ऐसी होनी चाहिए जो इम्प्लांट अंदर भी फिट हो जाए और साथ में जो नॉर्मल कैवर्नस टिश्यू है जहाँ से ब्लड सप्लाई आती है, जो इम्प्लांट को सपोर्ट करता है, ये सारा मेंटेन रहे। तो हम ये समझ चुके हैं कि देखो करेक्ट साइजिंग इम्प्लांट कैसे होता है, जो ओवर साइज इम्प्लांट होता है, जो बिल्कुल ही टाइट फिटिंग होता है, वो कैसा होता है। तो अगर आप ये समझ चुके हो तो ये वाली चीज़ भी समझो। मेरे से कुछ पेशेंट्स पूछते हैं अगर मेरा कॉर्पोरल डायमीटर 12 मिलीमीटर है तो कौन सा इम्प्लांट का साइज़ मेरे लिए बेटर होगा। अब आप बताइए, अगर 12 मिलीमीटर का कॉर्पोरल डायमीटर है तो आप यहाँ पे 12 मिलीमीटर का इम्प्लांट लगाएंगे कि 11 मिलीमीटर का इम्प्लांट लगाएंगे, और किस में रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
ये मान लिया आपका कॉर्पोरा है जो 12 मिलीमीटर का है। अगर आप इसमें 11 मिलीमीटर का इम्प्लांट लगाते हो जो डायमीटर है, तो ये कॉर्पोरल टिश्यू जो है इसको सपोर्ट देगा। दूसरा, इम्प्लांट इरोड होने से भी बचेगा क्योंकि ये कॉर्पोरल टिश्यू है चारों तरफ, और इस कॉर्पोरल टिश्यू से नेचुरल इरेक्शन आएगी, नॉर्मल ब्लड सप्लाई आएगी। अगर आप 12 मिलीमीटर के कॉर्पोरा में 12 मिलीमीटर का इम्प्लांट लगा देते हो तो सारा का सारा आपका कैवर्नस टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाएगा। उससे आपको एक तो पेन होती रहेगी, दूसरा कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी इम्प्लांट को, इम्प्लांट थोड़े टाइम के बाद इरोड हो जाएगा, और तीसरी बात, क्योंकि सारा कैवर्नस टिश्यू डैमेज हो चुका है तो आपकी नेचुरल इरेक्शन भी कोई नहीं आएगी क्योंकि कोई टिश्यू नहीं है जहाँ से ब्लड सप्लाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक बड़ा साइज इम्प्लांट लगाने का आप खुद सोचिए, कोई फ़ायदा हुआ आपको? जो बाहर का कॉर्पोरल टिश्यू होता है वो वैसा का वैसा रहता है, उसका साइज़ वैसा का वैसा रहता है। ये सिर्फ अंदर ही हम छोटा इम्प्लांट या बड़ा इम्प्लांट डाल रहे हैं। मतलब आप मान के चलिए कि ये ग्लास है, इसकी कैपेसिटी इतनी है। अब आप इसमें चाहे 10 लीटर पानी डालो, चाहे 200 ml पानी डालो, पानी तो उतना ही रहेगा, ग्लास का साइज़ तो उतना ही रहेगा। वैसे ही कॉर्पोरा के अंदर चाहे आप बहुत बड़ा इम्प्लांट डालो चाहे छोटा इम्प्लांट डालो, कॉर्पोरल साइज सेम रहता है। जो आपका पेनिस का साइज होएगा सेम रहेगा। पेनिस का साइज एक 12 मिलीमीटर के कॉर्पोरा में 11 मिलीमीटर का इम्प्लांट डालने से पेनिस का साइज नहीं छोटा हो जाता। तो ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कॉर्पोरल टिश्यू जो होता है वो बिल्कुल वैसा का वैसा साइज रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग मैक्सिमम साइज जो होता है कॉर्पोरल टिश्यू का आर्टिफिशियल इरेक्शन करके करते हैं और उस मैक्सिमम साइज में ही इम्प्लांट डालते हैं ताकि पूरा का पूरा इम्प्लांट फिट आ जाए। ऐसा नहीं कि नॉन इरेक्ट पीनिस में हम लोग इम्प्लांट डाल देते हैं कि पीनिस छोटा रह जाएगा। हम पूरा इरेक्शन करते हैं, आर्टिफिशियल इरेक्शन करते हैं, उसके बाद इम्प्लांट डालते हैं ताकि मैक्सिमम साइज होए। तो ये जो टेक्ट्रा इम्प्लांट के 9.5 मिलीमीटर या 11 मिलीमीटर या 13 मिलीमीटर के इम्प्लांट्स हैं, काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च के बाद साइजेस डिसाइड हुए हैं कि जितनी भी पीनिसेस हैं उनमें बेस्ट साइजिंग, बेस्ट फिटिंग कौन से साइज़ के इम्प्लांट से होएगी। मैंने जितने इम्प्लांट्स करे यहाँ से टेक्ट्रा में, शुरू में जब ये नया इम्प्लांट आया था उस टाइम हमारे को भी साइजिंग में प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि हमारे को एक्सपीरियंस नहीं था इन इम्प्लांट्स का। लेकिन अब हमने कितने सारे इम्प्लांट कर लिए, सबके परफेक्ट रिजल्ट्स आते हैं और कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे कितने पेशेंट्स हैं जो टेक्ट्रा कराते हैं और सर्जरी कराने से पहले वो डर रहे होते हैं साइजिंग होगी कि नहीं, फिट आएगा कि नहीं, और उसके जब इम्प्लांट करा लेते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा इम्प्लांट कराना तो साइजिंग के बारे में मत डरिए और टेक्ट्रा इम्प्लांट ही कराइए। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंटीबायोटिक कोटिंग। सर, रिजिकॉन इम्प्लांट में तो एंटीबायोटिक कोटिंग है, क्या टेक्ट्रा इम्प्लांट में भी एंटीबायोटिक कोटिंग है? ये मेरे से पेशेंट्स पूछते हैं। आपको एक सच्चाई की बात बताता हूँ, ना रिजिटेन इम्प्लांट में ना टेक्ट्रा इम्प्लांट में, दोनों में एंटीबायोटिक कोटिंग नहीं है। जो डॉक्टर आपको बोल रहा है कि रिजिटेन में एंटीबायोटिक कोटिंग है वो झूठ बोल रहा है, या तो उसको पता नहीं है या तो वो आपको पागल बना रहा है। देखिए, मार्केट में सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक कोटेड इम्प्लांट है पूरी दुनिया में, वो है AMS 700 का एंटीबायोटिक कोटिंग इम्प्लांट जिसको इनिबिजोन लेयर बोलते हैं। उसके अंदर रिफैम्पिसिन और जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक कोटिंग होती है। इसके अलावा और कोई भी इम्प्लांट एंटीबायोटिक कोटिंग नहीं है। ये जो रिजिटेन और टेक्ट्रा हैं ये दोनों बिना एंटीबायोटिक कोटिंग के इम्प्लांट्स हैं, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये दोनों मैलेबल इम्प्लांट्स हैं, तो इसमें इन्फेक्शन का रिस्क ना के बराबर वैसे ही है। फिर भी हम लोग इन इम्प्लांट्स को जब भी हम सर्जरी करते हैं, जैसे ही हम पैकिंग से निकालते हैं एंटीबायोटिक में डाल देते हैं और उसको एंटीबायोटिक कोटिंग करके ही बॉडी के अंदर डालते हैं। तो चाहे रिजिटेन हो चाहे टेक्ट्रा हो, दोनों इम्प्लांट्स को हम लोग पैकेट से निकाल के इमीडिएटली एंटीबायोटिक में डालते हैं जिससे एंटीबायोटिक कोटिंग हो जाती है। तो चाहे आप टेक्ट्रा कराओ चाहे रिजिटेन कराओ, ये मत सोचो कि रिजिटेन की एंटीबायोटिक कोटिंग है और टेक्ट्रा की नहीं है, और रिजिटेन में इन्फेक्शन के रिस्क कम होंगे, टेक्ट्रा में ज़्यादा होंगे। दोनों के अंदर एंटीबायोटिक कोटिंग नहीं है। दोनों इम्प्लांट्स को हम लोग एंटीबायोटिक के अंदर डाल के एंटीबायोटिक से कोट करते हैं और उसके बाद फिर इन दोनों के इन्फेक्शन के रिस्क ना के बराबर ही हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, रिजिकॉन के रिजिटेन इम्प्लांट में एंटीबायोटिक कोटिंग नहीं होती। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वारंटी। सर, रिजिटेन इम्प्लांट की तो लाइफ टाइम वारंटी है, टेक्ट्रा की लाइफ टाइम वारंटी नहीं है। आपको इसी बात का डर रहता है कि वारंटी है कि नहीं है। आपको मैं एक रियल चीज़ बताता हूँ। ये जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है इसको लैब में टेस्ट किया था। बेसिकली इम्प्लांट कैसे ख़राब होता है, जो हिंज वाला एरिया है वो ख़राब हो जाता है, तो वो ठीक से ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं। जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है लैब में टेस्ट हुआ हुआ है, 1 लाख बारी इनको
ऊपर नीचे करके टेस्ट किया हुआ है कि ये ख़राब नहीं होता। 1 लाख बारी अगर ख़राब नहीं होता तो रियल लाइफ में वो ऑलमोस्ट 20 साल के लिए ख़राब नहीं होगा। ये जो रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट है, इसको लैब में 50,000 बारी टेस्ट किया हुआ है ऊपर नीचे करके। तो ये जो टेक्ट्रा इम्प्लांट है, इसको 1 लाख बारी टेस्ट किया हुआ है ऊपर नीचे करके, और रिजिकॉन का रिजिटेन इम्प्लांट को 50,000 बारी टेस्ट किया हुआ है लैब में। ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं 50,000 या 1 लाख, मैंने डायरेक्टली कंपनी से ही पता करी है, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो मतलब अगर आप टेस्टिंग के बेसिस पे चलो तो डेफिनेटली ये कम टेस्ट हुआ हुआ है रिजिकॉन, और टेक्ट्रा जो है वो ज़्यादा टेस्ट हुआ हुआ है। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो रिजिकॉन के 20 साल तक चलने के चांसेस कम है, लेकिन टेक्ट्रा के 20 साल तक चलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब रिजिकॉन कंपनी ने लाइफ टाइम वारंटी दे दी है। ये तो मार्केटिंग गिमिक है, नया इम्प्लांट है, उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी दे दी है। इसकी कोई वैल्यू है क्या? आप ये समझिए, जो वारंटी होती है, वारंटी का ये मतलब नहीं होता कि इम्प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। इसका मतलब होता है कि अगर वो ख़राब हो गया तो वो लोग फ्री में रिप्लेस करेंगे। तो हाँ, अगर रिजिटेन इम्प्लांट में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप सेक्स नहीं कर पा रहे, बेंड हो जा रहा है, या ये इसका हिंज एक्शन ख़राब हो गया, तो वो लोग फ्री में रिप्लेस कर देंगे। लेकिन बॉडी तो आप ही की है। आप 10 बार ये ऑपरेशन कराना चाहोगे, चाहे आपको फ्री में भी इम्प्लांट डल रहा है? मैं तो नहीं सोचूंगा कि अगर मेरे पेनिस में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं 10 बारी इम्प्लांट कराना चाहूँगा। मैं तो ऐसे इम्प्लांट कराना चाहूँगा जो एक बारी करें और ठीक रहे, चाहे कंपनी वारंटी दे चाहे ना दे, लेकिन इम्प्लांट ठीक रहना चाहिए। तो आप भी उनकी इस वारंटी वाली बात से इन्फ्लुएंस मत हुई है कि ये इसकी तो वारंटी है, ये फ्री में रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन आपकी पेनिस तो आपकी है। 10 बारी आप ऑपरेशन करोगे, पेनिस डैमेज होती है, टिश्यूज डैमेज होते हैं, पेनिस का साइज छोटा होते रहता है। आपको ऐसा इम्प्लांट कराना चाहिए टेक्ट्रा जैसा, जो ज़्यादा बारी टेस्टेड है और इसके ख़राब होने के चांसेस कम है, एज़ कम्पेयर टू कम बारी टेस्टेड हुआ और उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों देखिए, ये वाला जो वीडियो था जिसमें मैंने इम्प्लांट की हार्डनेस, साइजिंग, एंटीबायोटिक कोटिंग और वारंटी के बारे में डिस्कस किया। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो अगर आप जाने ठीक है, नहीं जाने फिर भी ठीक है। अगर आपको सिंपल वीडियो चाहिए जिसमें मैंने बताया है कि इसकी हार्डनेस अच्छी होती है, कौन सा ज़्यादा अच्छा इम्प्लांट है, तो ये लिंक है, इस पर क्लिक करिए, मेरा वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। एक इंग्लिश में भी वीडियो है, एक हिंदी में भी वीडियो है, दोनों आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ और वीडियोस थे, मैं फिर से बताना चाहूँगा, जिससे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, उनको लग रहा था टेक्ट्रा इम्प्लांट ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उसके आंसर में मैंने ये वाला वीडियो बनाया जिससे मैंने आपको एग्जैक्ट बताया कि साइजिंग के क्या क्राइटेरिया होते हैं, एंटीबायोटिक कोटिंग दोनों में है कि नहीं है, और वारंटी का क्या मतलब है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप भी पेनाइल इम्प्लांट सर्जरी कराना चाह रहे हैं और आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।